और नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आप देख रहे हैं राजनीतिक पोल खोल। आज चर्चा का मुख्य बिंदु है मध्य प्रदेश के मंत्री प्रहलाद पटेल के बिगड़े बोल जनता को भिखारी बताने का। और आज की परिचर्चा में चिन्मय मिश्र जी एक प्रख्यात गांधीवादी विचारक, लेखक, समाजसेवी और मीडिया विशेषज्ञ हैं। उन्होंने शिक्षा, सामाजिक न्याय, पर्यावरण और पत्रकारिता जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया है और समाज तथा राष्ट्र निर्माण में गांधीवादी मूल्यों की प्रासंगिकता पर निरंतर संवाद करते रहते हैं। हमारे साथ हैं अधिवक्ता उर्मिला प्रकाश जी, जो छतरपुर जिला अदालत मध्य प्रदेश में प्रैक्टिस कर रही हैं। प्रहलाद पटेल के बयान को आप किस दृष्टि से देखते हैं? क्या यह केवल जुबान फिसलने का मामला है या सत्ता का वास्तविक अहंकार? दरअसल जबान नेताओं की कभी भी फिसलती नहीं। वो जो भी बोलते हैं बहुत सोच समझ करके बोलते हैं और एक किस्म से वो एक रियलाइजेशन जनता को कराते रहते हैं कि उनकी हैसियत क्या है। प्रहलाद पटेल ने जो बोला है वो जानते थे कि वो क्या बोल रहे हैं और एक तरीके से ये एक सच्चाई भी है। जिस तरफ भारतीय राजनीति, खासकर दक्षिणपंथी राजनीति जिस तरह से लोगों को ले जा रही है और जिस तरफ ले जा रही है और ये पूरी दुनिया में ले जा रही है, हम उसको एक बहुत छोटे व्यापक रूप से देख रहे हैं कि वो भिखारी बनाने की बात करें। दरअसल वो चाहते ही भिखारी बना, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक नए किस्म की जनता चाहते हैं जिसकी की गरिमा ना हो। जैसे ब्रेख्त कहते हैं ना, एक नई जनता की जरूरत है, तो वो एक नई जनता ब्रेख्त किसी और संदर्भ में कहते हैं या किसी और संदर्भ में कहते हैं। इन्हें गरिमाहीन जनता चाहिए जिसके मुंह पर वो बोल सकें कि तुम भिखारी हो और वो हजारों बैठे लोगों में से एक भी उठ करके नहीं जाता। ये जो पूरी स्थिति है, ये जिस तरीके से पूरी जो समाज है, पूरा भारतीय जो समुदाय हो गए हैं, वो सारे की सारे जिस तरीके से अपनी गरिमा को खो चुके हैं और लगातार पिछले 10-12 सालों से जो उन पर अटैक हो रहा है, जो उन पर हमला हो रहा है सब तरफ से, तो अगर रोज सवेरे अगर आप किसी को ये याद दिलाएंगे कि 80 करोड़ लोग जो हैं वो 5 किलो अनाज पर जिंदा हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो मूलतः भिखारी की स्थिति में आ चुके हैं। तो ये एक रियलाइजेशन है, एक कंडीशनिंग है, जिस कंडीशनिंग में वो धीमे धीमे टेस्ट करते रहते हैं कि अभी रिएक्शन कहां तक पहुंचा है। अभी आप जैसे कुछ लोग हैं और लोग हैं जो थोड़ा उस पर रिएक्ट कर रहे हैं, कितने दिन तक करने देंगे, वो कर पाएंगे, ये एक मुद्दा है। तो ये मुझे लगता है कि ये बहुत जानबूझ करके धीमे धीमे आपको एक स्लो पॉइजन की तरह आपकी गरिमा छीनी जा रही है और जनता को ये रियलाइज कराया जा रहा है कि आप जो भी अगर मांगोगे तो मिलेगा, मांगोगे तो मिलेगा, और मांगोगे तो उसमें एक बेइज्जती आपके सामने है जो आपको बेइज्जती सहना पड़ेगी। जबकि मांगना, वो अनाज हो या शिक्षा के लिए शिक्षा संस्थान मांगना हो या स्वास्थ्य संस्थान की मांग करना हो, ये मूलतः शासन की असफलता है कि जनता को ये छोटी छोटी मांगे करना पड़ रही हैं। जो उनके मूलभूत कर्तव्य हैं शासन में रहने के, वो एक भी कर्तव्य की वो पूर्ति नहीं कर रहे हैं और हमेशा वो ये चाहते हैं कि कोई एक 100 रुपए मांगे, उसको वो 5 रुपए 10 रुपए दे दें और बदले में वो कहें कि हम आपके लिए कर रहे हैं। ये लाडली लक्ष्मी योजना और जितने भी सारे बहनों की योजनाएं पूरे देश में एक साथ चालू हुई हों, फिर वो राज भाजपा का हो कि कांग्रेस का हो कि तृणमूल का हो कि किसी का भी हो, वो जिस तरीके से पूरे लोगों को ये भान करा रहे हैं कि आप एक बहुत निम्न श्रेणी में रह रहे हो और मूलतः आप हमारी दया पर जिंदा हो। वो ये नहीं कह रहे कि हम आपको सशक्त कर रहे हैं कि आपको 1,500 रुपए अब नहीं लेना पड़ेंगे, 2,000 नहीं लेना पड़ेंगे, आपको हमारी मर्जी पर, हमारी दया पर जिंदा रहना पड़ेगा। प्रहलाद पटेल ने जो कहा है उसका बहुत सीधा सा अर्थ यही है कि सड़क हम आपको तभी देंगे जब आप मांगोगे, शिक्षा तभी होगी जब आप मांगोगे। तो ये जो पूरा सिस्टम है जिसमें वो पूरी जनता को एक भिखारी के रूप में देखना चाहते हैं, वो उन्होंने अभिव्यक्त किया है। छतरपुर जिला अदालत मध्य प्रदेश में प्रैक्टिस कर रही हैं, तो उर्मिला जी मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। संविधान की रोशनी में जनता को अपने जनप्रतिनिधियों से क्या मांगने का अधिकार है? क्या जनता की मांग को भिखारी कहना सीधे सीधे संविधान का अपमान है? क्या मानती हैं आप? सर, जहां तक मेरा मानना है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और शायद मंत्री जी यह भूल रहे हैं कि भारत में प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था है, जनता की, जनता के द्वारा और जनता के लिए। आप मंत्री या विधायक चुने गए हैं तो वो जनता के लिए चुने गए हैं। संविधान में सभी नागरिकों को अधिकार दिए गए
और उसकी शासन उसका शासन का कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों की मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखे। यदि जनता को मांग करनी पड़े नेताओं से, मंत्रियों से, विधायकों से, तो ये उनका अधिकार मांगना है, ना कि भीख मांगना है। क्योंकि जनता के वोट से ही सरकार बनती है। जनता बहुमूल्य वोट देती है। जब आप वहां पर पहुंचते हैं, नेता, मंत्री, विधायक और सांसद बनते हैं, तो आपकी पहली जिम्मेदारी जनता के प्रति ही है और जनता की आवाज सुनना आपका पहला कर्तव्य है। जनता सरकार से क्या मांग कर सकती है? सीधी सी बात है, अपने क्षेत्र के लिए बिजली संकट दूर करने की मांग, शुद्ध पानी पीने के लिए व्यवस्था, टूटी फूटी सड़कों की मरम्मत की मांग, स्कूलों में जर्जर भवन की जगह भवन और शिक्षकों की मांग, मिड डे मील में बच्चों को पौष्टिक भोजन की मांग, सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में पर्याप्त दवाएं नहीं है उसकी मांग, बेरोजगार युवा रोजगार की मांग कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं हैं जो सरकार को जनता के बिना मांगे ही उन्हें उपलब्ध करानी चाहिए। लेकिन सरकार जब बन जाती है और जनप्रतिनिधि जनता का वोट लेकर मंत्री, सांसद और विधायक बन जाते हैं, तो वो अपने आप को राजा समझने लगते हैं। वो यह नहीं जानते कि वह जनता के द्वारा ही चुने गए हैं और जनता की मांगों को पूरा करना उनका कर्तव्य है, ना कि उन्हें भिखारी बताकर उनका अपमान करना। गांधीवादी दर्शन में जनप्रतिनिधियों की भूमिका क्या है? क्या आज के नेता गांधी जी की इस विचार से पूरी तरह भटक चुके हैं? क्या लगता है? असल में गांधीवादी विचार के हिसाब से तो जनता, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो मूलतः जनसेवक की स्थिति में आते हैं। और महात्मा गांधी ने आजादी के पहले भी जो प्रांतीय सभाएं थीं, और जिस तरह से उससे पहले भी थोड़े चुनाव हो रहे थे, जनप्रतिनिधि का चुनाव हुआ था, उन्होंने जो मापदंड रखे थे, उन मापदंडों को शायद नहीं, मतलब निश्चित रूप से हमारे अधिकांश राजनीतिज्ञ भुला बैठे हैं। और वो ये मान करके बैठे हैं कि वो जनता के सेवक की स्थिति से ऊपर उठ चुके हैं। अब जनता उनकी सेवा के लिए है, उनके आगे पीछे दौड़ने के लिए है। महात्मा गांधी के हिसाब से तो जिस तरीके का जीवन एक जनप्रतिनिधि को जीना चाहिए था, वो बहुत स्पष्ट था कि बहुत सादा जीवन है। उनकी तनख्वाहें कितना होना चाहिए, उनके भत्ते कितना हो चाहिए, उन्हें कितने न्यूनतम में रहना चाहिए, कितनी सुविधाओं का उन्हें उपभोग करना चाहिए, वो कितना समय जो है वो आम जनता के बीच में बिताएं, और किस तरह के नैतिक जीवन का वो लोग पालन करें। उसमें की एक भी बात हमें आज ज्यादातर लोगों में, ज्यादातर नेताओं में दिख नहीं रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम गांधी के उस पूरे विचार को जब हम देखते हैं और किस तरीके से वो हमारे संविधान में परिलक्षित होता है, और संविधान की हमारी प्रस्तावना का पहला जो शब्द है वो सामाजिक न्याय है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय सबसे पहला है, आर्थिक और राजनीतिक से पहले। तो वो उसमें नहीं है, वो हमारे यहाँ उपलब्ध राजनेता या राजनीतिक प्रणाली, शासन प्रणाली नहीं करा रही। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है जिस पर अंबेडकर बहुत जोर दे रहे हैं, जो उस प्रस्तावना के सबसे आखिर में है, व्यक्ति की गरिमा और बंधुता। एक तरीके से ये पूरा षड्यंत्र जो चल रहा है, ये व्यक्ति की गरिमा को नष्ट करने का और बंधुता को, आपसी बंधुता को नष्ट करने का संघर्ष है। प्रहलाद पटेल आज कह रहे हैं, वो तो मैंने अपने समाज के बीच में ये बात की। प्रहलाद पटेल का आज जो स्टेटमेंट है वो कह रहे हैं कि तो समाज क्या एक व्यापक समाज से अलग है? लोकतंत्र में जनता की जो मांग और भिखारी कहे जाने के बीच आप क्या फर्क देखते हैं? ये मानसिकता, ये मानसिकता लोकतंत्र के लिए कितना खतरनाक है? नहीं, मेरा ये मानना है कि ये पतन की पराकाष्ठा है। ये पतन की पराकाष्ठा है। अगर आपके पिता, आप घर से निकल रहे हैं और आपसे कहते हैं कि लौटते में मेरी दवाई लेते आना, तो क्या वो भीख मांगना है ना? वो आपके पिता का आपके प्रति सिर्फ अधिकार ही नहीं, स्नेह भी। जनता अगर आपसे कुछ मांग रही है तो वो सिर्फ अधिकार नहीं है, वो आपके प्रति, क्योंकि उसने आपको जिताया है, इसलिए आपके प्रति उसका एक स्नेह है, लगाव है, इसीलिए उसने आपको जिताया भी है। वो उस स्नेह और उस लगाव से जुड़ करके आपसे कुछ अपनी बात रख रही है, और वो कोई अपने व्यक्तिगत चीजों के लिए बात नहीं, व्यक्तिगत भी कर रही हो तो उसमें मुझे कोई बुराई नजर नहीं आती। कि अगर किसी को नौकरी चाहिए और वो जनप्रतिनिधि से नहीं कहेगा कि मुझे नौकरी चाहिए, तो वो किससे कहेगा? सवाल इस बात का है कि इस समय में जबकि सब तरफ से चीजें जो है वो बहुत केंद्रीकृत हो रही हैं समाज में, उस वक्त पर अगर राजनेता भी अपने आप को एक ऐसी जगह मानेंगे कि जहां अभी उर्मिला जी ने भी कहा कि वो राजा समझ रहे हैं, तो राजा अगर समझ रहे हैं तो भी उनकी प्रजा जो है वो प्रजा के सामने वो कोई आदर्श तो प्रस्तुत करेंगे।
राजा और तानाशाह में भी फर्क होता है, राजा और तानाशाह में भी फर्क है ना। उस फर्क को हम कैसे समझेंगे? और ये जो अधिनायकवादी प्रवृत्तियां हैं, जिसमें जनप्रतिनिधि ये मानते हैं कि वो 4 बार सांसद रह चुके हैं, 2 बार जो है वो एक किस्म से सांसद भी हैं, फिर वो मानते हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए था, तो उनके अंदर की जो कुंठा है, ये सिर्फ वो नहीं है, ये जो इस तरह की बात करता है वो अंदर से एक कुंठित व्यक्ति होता है, जिसमें जिसके पास सिर्फ सामाजिक सरोकार की नहीं, सामाजिक आचार व्यवहार किस तरीके से करते हैं, एक मूल शिष्टाचार का भी अभाव होता है। हम एक भिखारी से भी नहीं कहते कि रे भिखारी कहां जा रहा है ना। और हमारे यहाँ तो दान की एक परंपरा है कि जो जिसको हम देते हैं उसके प्रति हम कृतज्ञता अर्पित करते हैं कि उसने एक दान हमसे लेके हमें कृतार्थ किया है। हमारे यहाँ भीख की भी वैसी परंपरा नहीं। अगर कोई हमसे लेता है, वो भीख भी है, तो उसने हमारी कोई चीज ग्रहण की है, तो वो भी हमें कृतार्थ करता है, हम उसके प्रति कृतार्थ होते हैं। हम ऐसा फेंक के पैसा नहीं देते ना, हम झुक के, है ना, हम उसको झुक के पैसा देते हैं। और उसके ऊपर फिर हरिश्चंद्र की पूरी कहानी तो दान के ऊपर दक्षिणा पर है ना, कि वो पूरा जीवन उस दक्षिणा के लिए करते हैं। तो जनता ने आपको मतदान किया है, अब आपका काम वो दक्षिणा देना है उस जनता को। आप उसकी पूर्ति कैसे करते हैं? आप उस दान को हजम कर रहे हैं, आप उस दान को हजम कर गए, उस दान से आपने अपना ऐश कर लिया, और जब जनता को कुछ लौटने की बात आई तो आप उनको गरिया रहे हैं, आप उनके साथ बदसलूकी कर रहे हैं। आप लंबे समय से सामाजिक आंदोलन से जुड़े हुए हैं, दशकों से, तो ये जो प्रहलाद पटेल का जिस प्रकार का रवैया है, ये सिर्फ प्रहलाद पटेल तक सीमित है, या क्या आज जनता के मुद्दों पर राजनेताओं की संवेदनहीनता बढ़ रही है? सबसे बड़ी बात जो है वो बहुत स्पष्ट तौर पर अगर कहें कि इस तरह की भाषा एक हताश समाज, एक हताश जो समुदाय है राजनीतिज्ञों का, वही यूज करता है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो अब कैपेबल नहीं है शासन करने की। जो अपेक्षाएं एक शासन से होती हैं उसको पूरा करने की अब स्थिति अब राजनेताओं में नहीं है। और पिछले 10-15 वर्षों से जो हम हमारे आसपास का पूरा वातावरण देख रहे हैं, उसमें जो सबसे बड़ी बात हमारे सामने आ रही है, जो बहुत संस्कारों की बात करते हैं, सब कुछ करते हैं, उन्होंने सबसे पहले भाषा का संस्कार खत्म कर दिया। बहुत सारी चीज जो जुड़ती है, एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से जोड़ती है, वो उसकी भाषा है, उसका संस्कार है, उसके प्रति एक दूसरे के प्रति आदर है। और ये जो पूरा पिछला एक वक्फा है, और खासकर दक्षिणपंथी राजनीति, वो दुनिया में कहीं भी हो, वो दुनिया में कहीं भी हो, उसको आप अफगानिस्तान के तालिबानी देखेंगे, या हमारे यहाँ का जो राज चल रहा है उसको देखेंगे, या पाकिस्तान में देखेंगे, या श्रीलंका में देखेंगे, या म्यांमार में देखेंगे, आप जहां भी देखेंगे, अफ्रीका में, सूडान में अगर आप देखेंगे, ये जो पूरा दक्षिणपंथी पंथ है, ये जिस किस्म की आक्रामकता में है, क्योंकि उसके पास जो देने के लिए या एक समाज में कार्य करने के लिए जो एक धैर्य की आवश्यकता होती है, और ना दे पाने की स्थिति में अगर उसमें नहीं है, तो जो स्वीकारने की एक दृढ़ता होती है, जो गांधी में भी थी, जो नेहरू में भी थी, जो हम एक तरीके से देखते हैं कि लेनिन भी जब ये कहते हैं कि हमें जनता के सामने इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि जो काम मैंने आसानी से किया हो वो जनता से कहे कि आसानी से हुआ हो, और जो काम मैंने बहुत कठिनाई से हमसे हुआ हो तो उसे जनता से स्वीकारें कि हमसे ये काम बहुत कठिनाई से हुआ है। कभी भी एक, अगर नई भाषा में कहें तो, सुपरमैन बनने की कोशिश न करें। तो वो जो विनम्रता हर हर वाद के साथ में जुड़ी है, वो गांधी का विचार हो, या मार्क्स का विचार हो, या जीपी का हो, या लोहिया का हो, हम किसी के भी विचार की बात करें, वो विचार अगर है तो उस विचार का फलीभूत सिर्फ विनम्रता, शालीनता ही कर सकती है। और बिना विचार की जो राजनीति है, उस बिना विचार की राजनीति को अपने आप को ढकने के लिए जिस आक्रामकता की जरूरत है, वो आक्रामकता प्रहलाद पटेल सिर्फ एक प्रतीक भर हैं। वो पूरी राजनीति उसी में है। सिरे से देख लीजिए, एक भी व्यक्ति का नाम ले लीजिए इस वक्त जो भारतीय राजनीति में उस पंथ को स्वीकार कर रहे हैं, उसमें से कौन आपको एक शालीन भाषा का प्रयोग करता हुआ दिखता है? बड़े भाई, आपसे इस प्रकरण के बाने क्या हमें जनता, सरकार और जनप्रति के रिश्ते की एक नई परिभाषा गढ़ने की जरूरत है क्या? आपकी दृष्टि में रिश्ता कैसा होना चाहिए? भाई, रिश्ता, सबसे बड़ी बात यह है कि पारस्परिक सम्मान का रिश्ता हो। आज ही अगर आप देखेंगे तो नए सांसद जो छिंदवाड़ा में बने हैं, ने कमलनाथ जी के लिए बहुत ही अजीब और गंदी भाषा का प्रयोग किया। तो मैंने जैसा कहा कि ये बहुत सामान्य है जो कुछ हो रहा है, जिस तरह का शासन है उसमें ये बहुत
सामान्य शब्दावली बनती जा रही है। सवाल सबसे बड़ा यही है कि एक जो पारस्परिकता का, परस्पर सम्मान का जो रिश्ता बनना चाहिए, वो रिश्ता नहीं बन रहा और उसकी जगह एक ऐसा रिश्ता बनाया जा रहा है जिसमें एक वर्ग लगातार हीनता का शिकार और वो कभी भी एक ठीक मांग ना कर सके। उदाहरण के लिए उज्जैन में महाकाल लोक बना। महाकाल लोक बनाने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, वो बनाए, उनको जो करना है। हजारों करोड़ रुपया उसमें लगा। उसी जगह एक विश्वविद्यालय है जिसमें पिछले 27 साल से एक भी रेगुलर लेक्चरर की पोस्टिंग नहीं हुई है ना, एक भी 27 साल से। कितनी जरूरत होगी साल में एक प्रोफेसर की तनख्वाह की? पूरे मध्य प्रदेश के 1000 से ज्यादा प्रोफेसर जो सरकारी विश्वविद्यालय में हैं और प्रोफेसर तो उनकी पोस्ट खाली हैं। पूरे मध्य प्रदेश के 8 जो विश्वविद्यालय हैं उनमें कुल मिलाकर 30 स्थायी प्रोफेसर या फैकल्टीज है, 30। उर्मिला जी, बतौर महिला अधिवक्ता आप ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की मांगों को और उनके प्रति प्रशासनिक रवैये को कैसे देखती हैं? क्या महिलाओं की आवाज को भीख समझने की मानसिकता ज्यादा गहरी है क्या? कि सरकार के पास कोई विशेष प्लान नहीं है, कोई ऐसी योजना नहीं है जिससे वह देश का विकास कर सके। इसलिए उन्होंने लाडली लक्ष्मीबाई योजना, आवास योजना, इस तरह की योजनाएं देकर लोगों को केवल अपने लिए एक ऐसा पैमाना खड़ा कर दिया है कि यदि हम देंगे तभी जनता विकास कर सकती है। विकास के मुद्दों पर सरकार का काम करने का कोई नहीं है। सरकार जानती है कि यदि हम रोजगार उपलब्ध करवाते हैं या रोजगार देते हैं या छोटे छोटे संगठन खड़े करते हैं तो ये जनता हमारी बात नहीं मानेगी और हमारा विरोध करेगी। इसलिए सरकार का यह सोचना है कि जनता को अपने ऊपर इतना आश्रित कर दो कि ये जनता बोल ही ना पाए। जहां तक ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति का सवाल है तो ग्रामीण क्षेत्रों में आप शिक्षा का स्तर देख ही रहे हैं। वहां पर शुद्ध पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। महिलाएं 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर जाकर पानी की व्यवस्था करती हैं। उनका आधे से ज्यादा समय पानी और भोजन की व्यवस्था में निकल जाता है। स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं है, अस्पताल की कोई बात नहीं है, चिकित्सक की कोई बात नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थितियां इतनी खराब हैं कि अभी जाकर हम यदि देखें तो बहुत सारी महिलाओं की जो डिलीवरी है वो भी रास्तों में और हॉस्पिटल के गेट पे हो जाती है। तो इतनी अस्त व्यस्तताओं के बीच भी यदि आदमी सरकार से मांग करता है और उसे भिखारी कहा जाता है तो आप जान सकते हैं कि सरकार का उसके नागरिकों के, उसके वोटर के प्रति क्या रवैया है। मीडिया की भूमिका क्या लगती है आपको? ये जो खासकर मुख्य धारा का मीडिया जिसे कहते हैं, उसका जो रवैया है उसको किस रूप में हम देखते हैं? दरअसल हाँ जी, वो रवैया तो उसको अब हम क्या बोले, मतलब मुद्दा सिर्फ इतना सा है कि वो ये सोच ही नहीं पा रहा है कि दरअसल वो इस समाज में है किस लिए। वो ये जान ही नहीं रहा है, वो समझ ही नहीं पा रहा है कि वो इस समाज में किस लिए है। बहुत सीधी सी बात है कि वो यहां पर जो है वो एक किस्म से रोजगार के लिए है। मुख्य धारा का मीडिया, आपको ध्यान हो टाइम्स ऑफ इंडिया के समीर जैन ने एक जमाने में कहा भी था कि हम तो अखबार से पैकिंग करते हैं, अच्छी पैकिंग होती। तो वो जो जनरलाइजेशन उन्होंने उस समय किया था समीर जैन ने, वो आज 99% मुख्य धारा में आ चुका है। इस प्रहलाद पटेल के इस पर एक कोने में जो है वो सिंगल कॉलम 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर की एक खबर होगी और वो धीमे धीमे खत्म होती जाएगी। तो और इसका कोई फॉलोअप नहीं। कांग्रेस अगर इस बात को उठा रही है, वो कह रही है हम 5 तारीख को आंदोलन करेंगे, तो वो इस बात के लिए आंदोलन नहीं कर रही कि ठीक है उन्होंने प्रहलाद पटेल ने भीख मांगने को कहा है, पर वो इस बात के लिए पिछले 18 साल से आंदोलन नहीं कर रही इस मध्य प्रदेश में कि भीख मांगने जैसी स्थिति पैदा क्यों हो रही है। वो इस पर नहीं आंदोलन कर रहे हैं। पिछले 18 साल में एक भी बड़ा आंदोलन नहीं है मध्य। बड़े भाई चिन्मय मिश्र जी, आपने समय निकाला, आपका, और उर्मिला जी आपने समय निकाला, आप दोनों का बहुत बहुत आभार। और मैं आप सभी दर्शकों से अपील करता हूं कि वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, अपने कमेंट्स जरूर करें और